नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। कहते हैं शिक्षित भारत ही विकसित और संपन्न भारत का निर्माण करता है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि शिक्षित भारत बनने की दिशा में जो चुनौतियां हमारे देश के सामने हैं, उन चुनौतियों का सामना हम कैसे करेंगे। केंद्र सरकार ने 21वीं सदी के भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए 34 साल बाद नई शिक्षा नीति देश को दी है, लेकिन सवाल यह है कि नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन किस तरीके से किया जाएगा। इस चुनौती का सामना देश कैसे करेगा। न्यू इंडिया डिबेट में आज हम बात इसी विषय पर करेंगे और इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा के एमिटी यूनिवर्सिटी कैंपस में। और महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि हम देश के भावी शिक्षकों से जानेंगे नई शिक्षा नीति कितनी महत्वपूर्ण है। तो आइए न्यू इंडिया डिबेट की शुरुआत करते हैं इन स्टूडेंट्स के साथ। सबसे पहले, चूंकि आप राष्ट्र निर्माता हैं, राष्ट्र निर्माता इस लिहाज से क्योंकि आप देश के भविष्य को गढ़ेंगे, देश के भविष्य को आप पढ़ाएंगे आने वाले समय में। सबसे पहला सवाल, नई शिक्षा नीति 34 साल के इंतजार के बाद देश को मिली है। इसका क्रियान्वयन महत्वपूर्ण है, लेकिन शिक्षक बनने के छात्र के रूप में आप नई शिक्षा नीति को कैसे देखते हैं? बताना चाहूंगी, संवैधानिक रूप से पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 45 और आर्टिकल 39F डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का कहना है कि एक इक्विटेबल एजुकेशन की बात हो, तो नई शिक्षा नीति एक नया सवेरा लेकर आई है। तो बीट एट द स्कूल लेवल, बीट एट द कॉलेज लेवल या हायर एजुकेशन लेवल पर भी हर एक स्टूडेंट को वो भारतीय नागरिक होते ग्लोबल सिटीजन बनने का जो रास्ता दिख रहा है, उसके लिए पूरा श्रेय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ही जाता है। उनके विजन डॉक्यूमेंट को हम सभी शिक्षक और होने वाले शिक्षक साकार करेंगे, ऐसा हम सभी का, हमारे विश्वविद्यालय का भी मानना है। बिल्कुल, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में नई शिक्षा नीति में जो प्रावधान किए गए हैं उन्हें कैसे देखती हैं? अगर हम लोग इम्प्लीमेंटेशंस की बात करें तो इम्प्लीमेंटेशंस ऐसे हैं जो पहले भी थे कुछ और अभी भी हैं कुछ। तो इसका मतलब ये है कि हर एक ज़रूरी एस्पेक्ट को कंसीडर करा गया है। ये नहीं है कि कोठारी कमीशन बहुत साल पहले आया था तो उसको छोड़ दिया। उसके जो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और उसके साथ जो हमारा मॉडर्न डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी, ग्लोबलाइजेशन, सारे एस्पेक्ट्स को लेकर के जिस तरीके से आगे जाया जा रहा है, उसके लिए इम्प्लीमेंटेशंस बहुत अच्छे तरीके से हैं। बीएड स्टूडेंट्स होने के नाते आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? क्योंकि देखिए, एजुकेशन सिस्टम बहुत वास्ट है और इसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत भी है, लेकिन ऐसे में जो कुछ प्रोविजंस किए गए हैं उसमें हम टीचर्स ट्रेनिंग की बात करें या स्टूडेंट ट्रेनिंग की बात करें, स्किल की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, तो ओवरऑल जो अप्रोच है उसे आप कैसे देखेंगे? पहले तो हमारी शिक्षा नीति का 34 वर्षों बाद आना एक बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। साथ ही साथ जितना लाभदायक ये हमारे छात्रों के लिए है, उतना ही लाभदायक हमारे भावी शिक्षकों के लिए भी है। इस पर प्रकाश मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु के द्वारा करना चाहूँगी, जिसका नाम है निरंतर व्यावसायिक विकास, जिसको हम अंग्रेजी में कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी कहते हैं। इसके चलते जो हमारे भावी शिक्षक हैं, उनको जितना एक्सप्लोर करने का, चेंज करने की स्वतंत्रता मिलने वाली है, उसके द्वारा हमारी शिक्षक नीति में जितने और बिंदु मौजूद हैं वो उस पर काम भी कर सकेंगे और शिक्षकों की जो रोजगार से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उस पर भी हम काम कर पाएंगे। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी लाभदायक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल, क्योंकि किसी भी देश के विकास का पैमाना उस देश की शिक्षा व्यवस्था होती है। ऐसे में यदि मैं बात करूं प्राइमरी एजुकेशन की, तो हम यहां पर बताना चाहेंगे कि प्राइमरी एजुकेशन को मजबूत करने को लेकर के भी सरकार ने वर्ष 2025 का लक्ष्य रखा है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि आप कहते हैं कि आप जैसी नींव मजबूत होगी उतनी ही मजबूत इमारत आप उस पर खड़ी कर सकते हैं। ऐसे में प्राइमरी एजुकेशन को फोकस्ड तरीके से आगे बढ़ाने को लेकर के जो कुछ प्रयास किए गए हैं उन्हें आप कैसे देखेंगी? प्राइमरी एजुकेशन के फोकस के लिए जो बदलाव लाए गए हैं उसमें सबसे बड़ा बदलाव है मल्टीलिंगुअलिज्म का, जिसके अंदर वो अपनी रीजनल भाषाओं के अंदर, अपनी क्षेत्रीय भाषाओं के अंदर बात कर सकेंगे। पढ़ाई का उनका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा उनको उनकी क्षेत्रीय भाषा, लोकल लैंग्वेज दिया जाएगा, ताकि माना गया है कि बच्चा जब अपनी क्षेत्रीय भाषा में पढ़ता है तो वो सबसे अच्छे तरह से समझ पाता है और जो चीज़ें समझता है उसको कर भी उतने अच्छे से पाता है। तो इससे उनका जो एक इंग्लिश का जो एक बाउंड्री था उनके आगे, जो अगर हम रिमोट एरियाज़ की या रूरल एरियाज़ की बात करें तो वो बच्चे उस बाउंड्री को क्रॉस करके अपना रिप्रेजेंटेशन उतना ही दिखा पाएंगे और ग्लोबल सिटीजन बन पाएंगे। जी, कुछ कहना चाहेंगी?
प्राइमरी एजुकेशन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम है ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसके अंतर्गत आंगनवाड़ी सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा महत्वता दी गई है। और एक मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी कि ट्राइबल एरियाज़ में भी इस चीज़ का निर्माण करने का प्रोविज़न दिया गया है NEP में। सो वो मैं कहना चाहूँगी। बिल्कुल, और इसमें कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, इस लक्ष्य और इस उद्देश्य के साथ में नई शिक्षा नीति को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 2025 तक प्राइमरी एजुकेशन का जो टारगेट रखा गया है, पूरे भारत में उसको लागू करना है। ऐसे में भारत का एक एक बच्चा पूरी तरीके से शिक्षित हो, उसको लेकर के क्या कुछ बेहतर तरीके से किया जा सकता है बतौर शिक्षक छात्र के रूप में? हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ब्रेन डेवलपमेंट में कि 6 साल की उम्र से पहले बच्चे की 85% ब्रेन डेवलपमेंट हो जाती है। तो उसी हिसाब से जो हमारा स्कूल एजुकेशन सिस्टम है उसको रीस्ट्रक्चर किया गया है। जैसे पहले 10+2 था, अब वही चीज़ 5+3+3+4 हो गई है। पहले 6 to 18 ईयर्स की एजुकेशन होती थी, नाउ इट इज़ 3 to 18। तो वो जो बदलाव लाया गया है वो बहुत क्रूशियल ईयर्स हैं, जो हम 3 ईयर्स पहले नहीं इंक्लूड करते थे, अब जो हम इंक्लूड कर रहे हैं वो बहुत अच्छा बदलाव आया है NEP 2020 में। बिल्कुल ठीक है। और इसी के साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी है कि छात्रों को शिक्षित करना बहुत जरूरी है, लेकिन स्कूल ड्रॉप आउट रेट वो हमारे देश में जिस तरीके से उसकी स्थिति है वो बहुत बड़ी चिंता की बात है। प्राइवेट एजुकेशन से ज़्यादा जो सरकारी स्कूल्स हैं यहाँ पर बच्चे ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसका क्या कुछ एक विकल्प हो सकता है? क्या कुछ कोई योजना ऐसी हो सकती है कि हम प्रत्येक बच्चे को शिक्षित बना सकें? हम इस नई शिक्षा नीति में एक्सपीरियंशियल लर्निंग और खेल के ज़रिए बच्चे कैसे सीख सकते हैं उसकी बात करते हैं, और इसके अलावा टेक्नोलॉजी का हम उसमें इंक्लूड करने की बात कर रहे हैं। जब हम बात स्पोर्ट्स की करते हैं तो हम एजुकेशन लेवल पे जब भी हम बात करते हैं, स्पोर्ट्स के बगैर एक बेस क्रिएट नहीं हो पाता कि हम एक प्लेटफॉर्म बनाए बगैर एक स्पोर्ट्स के। तो इस पॉलिसी के तहत हर एक स्कूल में पहला पीरियड या फिर कोई भी एक पीरियड स्पोर्ट्स के लिए लगाया जाए, जिसमें बच्चा योगा या फिर कोई और गेम कर सके। अगर हम बच्चों को छोटे लेवल से ही एक पीरियड हम लगा देते हैं कि हम आप खेलिए, आप इंक्लूड होइए, टीम के साथ इंक्लूड होइए, आप तो वो एक रिलेशनशिप बन जाता है और साथ में एक नॉलेज उनको मिल जाता है कि हम कैसे एक गेम में आगे बढ़े और उस चीज में अच्छे से अच्छा स्तर पहुंचे। बिल्कुल ठीक है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओलंपिक का उदाहरण हमारे सामने है, कितनी खुशियां नीरज चोपड़ा ने हमको दी और उनके साथ साथ में जो रजत पदक और कांस्य पदक विजेता रहे हैं और पैरालंपिक में तो कमाल ही किया है। तो ये बहुत जरूरी है, लेकिन चूंकि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि आप अच्छा न्यूट्रिशन भी बच्चों को दें, आप उनकी आउटडोर एक्टिविटीज पर भी ध्यान दें। तो ये सारी चीजें एजुकेशन को कैसे स्ट्रेंथन करती हैं? अगर एक विद्यार्थी अगर विद्या को नहीं ग्रहण करना चाहता, अगर उसमें उस क्षेत्र में वो अच्छा नहीं है, तो वो नृत्य के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, वो खेल में अपनी रुचि आगे बढ़ा सकता है, वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। और आज का यही ज़माना है, हम हर क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं और यही हमें अपने विद्यार्थियों को भी सिखाना है। बिल्कुल, आपको भी पता होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप लोगों ने पढ़ी होगी। एक अच्छी बात इसमें यह है कि 6th स्टैंडर्ड से ही जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनका एजुकेशन बच्चों को दिया जाएगा। इसमें इंटर्नशिप्स को भी इंक्लूड किया गया है। ये किस तरीके का स्टेप है, क्या कहेंगे? प्रैक्टिकल नॉलेज होना हर चीज़ में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी डेली लाइफ में कितने प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, अदर देन जस्ट द नॉलेज इन लिटरेचर पार्ट और द एकेडमिक पार्ट, हमें प्रैक्टिकल चीज़ों से डील करना भी सिखाया जाता है। शिक्षक होने के नाते हम देख रहे हैं कि हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें एक अंतर है। वो अंतर यह है कि प्राइवेट एजुकेशन और गवर्नमेंट एजुकेशन जो कि ज़मीन आसमान का अंतर बताते हैं। फिर चाहे हम एजुकेशन स्ट्रेटेजी उसमें देख लें या फिर हम उसमें बच्चों की अपब्रिंगिंग देख लें, कैसे आप देखेंगे क्या इस अंतर को दूर करने का प्रयास इस
पॉलिसी में किया गया है? तो हमारी नई शिक्षा की जो नीति निकली है, इसमें इन्होंने ये भी बोला गया है कि हर बच्चे को इंग्लिश पे भी फोकस होगा। वे अपनी क्षेत्रीय भाषा व साथ ही साथ अंग्रेजी भाषा में भी बोल पाएंगे। तो इसी वजह से जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल है जिनमें नहीं अंग्रेजी भाषा इतनी इस्तेमाल की जाती, वह प्राइवेट स्कूल्स के बराबर आ पाएंगे और वह अपनी क्षेत्रीय भाषा साथ ही साथ अपनी अंग्रेजी भाषा को भी बढ़ावा दे पाएंगे और वह आगे जाके हमारे देश को भी रिप्रेजेंट कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। कुछ और इसी सवाल पर यदि कहना चाहें कि गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में जो डिफरेंस है उस अंतर को कैसे पाटा जा सकता है, क्या कुछ किया जा सकता है? जी, जैसा कि देखा गया है कि कुछ रिसोर्सेज गवर्नमेंट स्कूल में होते हैं बट टीचर्स के पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती कि उन रिसोर्सेज को प्रोवाइड किया जाए, और प्राइवेट स्कूल्स में इतने अच्छे टीचर्स होते हैं बट उनको इतने रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं किए जाते। सो अकॉर्डिंग टू NEP 2020 ऐसा देखा गया है कि वहाँ पर दोनों को ट्रेनिंग्स मिलेंगी, जहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स को कोलैबोरेट किया जाएगा, टीचर्स को वो ट्रेनिंग्स मिलेंगी। सो आई थिंक सो ये बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है अंडर NEP 2020। बिल्कुल ठीक है। और प्राइमरी एजुकेशन से आगे बढ़ते हुए अब बात यहाँ पर ज़रूरी है हायर एजुकेशन की और कॉलेज लेवल की एजुकेशन की। तो उसकी जो उसमें बात कही गई है सीट्स को बढ़ाया जाएगा, स्टूडेंट्स को इंटरनेशनली कैसे हम प्लेटफॉर्म दे सकें, दुनिया की जो अच्छे विश्वविद्यालय हैं उनसे कैसे जोड़ सकें, तो ये जो पूरा प्लान है इसे कैसे देखेंगे? अब सिर्फ किसी भी यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल, हेडमास्टर या टीचर्स ही डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं है। अब साथ ही साथ पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और भी जो स्टेक होल्डर्स होते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, दे ऑल आर इक्वली इम्पॉर्टेंट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सो आई फील दैट दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप, जिससे हम बाकी यूनिवर्सिटीज़ के साथ कनेक्ट भी कर पाएँ एक पर्सनल लेवल पे भी, क्योंकि आप हायर अथॉरिटीज़ को मौका तो दे रहे हैं डिसीजन लेने का, बट हैव यू टेकन द कंसेंट ऑफ द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स? तो सर ये NEP 2020 पे इस पे भी फोकस करा गया है। और टीचर्स को ट्रेन करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये भी है कि स्टूडेंट्स भी ट्रेन हो। साथ ही साथ टीचर्स तो ट्रेंड हैं कि हाँ हमें ICT टूल्स फॉर एग्जांपल इम्प्लीमेंट करने हैं क्लास में, बट are students ready to take those challenges and those new ICT tools to be implemented in the classroom or not? So here I want to like to say that yes, students, teachers, parents and other stakeholders all are getting equal opportunities and all are getting equal training as well to accept these changes. बिल्कुल ठीक है। तो शिक्षा का जो विषय है वो बहुत अपने आप में वृहद है, बड़ा है, और इस पर गंभीर विचार मंथन के माध्यम से ही हम अमृत निकाल सकते हैं, जिससे कि हम देश की भावी पीढ़ी का बेहतर निर्माण कर सकते हैं। फिलहाल न्यू इंडिया डिबेट में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। In this episode, we will be looking at the threat of terrorism and, most importantly, if conflict situation between India, Pakistan and China were to escalate. Instability in Pakistan will have consequences for us because they may be tempted to display Pakistani nationalism by attacking India. Armed forces were forced to look at LOC in a more operational sense. Now I think operationally you are looking at LOC which is becoming more volatile, and so operational challenges for the armed forces are increasing. Watch our special presentations in The Defenders only on Sunset TV. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। न्यू इंडिया डिबेट आप देख रहे हैं और शिक्षा पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ भारत के भावी शिक्षक जो कि बीएड के स्टूडेंट्स हैं। समझना चाहूँगा, अब हमने बात की छात्रों के विकास को लेकर के, लेकिन छात्रों को तैयार करने वाले जो शिक्षक हैं, जो कि आने वाले समय में कुछ सालों में आप भी बनेंगे, टीचर्स को लेकर के जो कुछ इसमें प्रोविजंस किए गए हैं, उनके एनहांसमेंट को लेकर के, उनकी ट्रेनिंग को लेकर के, उनके प्रमोशंस को लेकर के, वो आप कैसे देखेंगे? देखिए, बेहतर शिक्षक होगा तभी बेहतर विद्यार्थी और छात्र हो सकेगा और तभी भारत समृद्ध हो सकेगा। क्या कहेंगे?
टीचर्स को लेकर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो ये रहेगा कि मुझे ये बहुत ही अच्छी चीज़ लगी कि टीचिंग का जो कोर्स है वो अब उन्होंने 2 इयर्स से 4 इयर्स कर दिया है, और उसमें ये भी बोला गया है कि अब टीचर्स को जो है वो एक मल्टी अप्रोच जो है वो मिलेगी, उनको प्रोफेशनलाइज करा जाएगा, एक बहुत अच्छे तरीके से उनको ट्रेन किया जाएगा ताकि वो अच्छे तरीके से जो है बच्चों को पढ़ा सकें। और एक पॉइंट और जो मैं वो ऐड करना चाहूँगी इसमें कि मुझे एक बहुत ही अच्छी चीज़ लगी इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, जो कि है कि अब 6 स्टैंडर्ड से ही उन्होंने जो है C++, पाइथन एंड ऑल दीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो कंपलसरी कर दी हैं, जो कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि बहुत ही अच्छी बात है। बच्चे आजकल जो हैं वो इन सब चीज़ों के लिए, इन सब ICT टूल्स या जितनी भी हमारी टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। तो अगर बच्चे इस तरीके से कुछ सीख पाएंगे, कुछ एप्लीकेशन लॉन्च कर पाएंगे या कुछ भी ऐसा कर पाएंगे, तो ये इंडिया के लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि 6 स्टैंडर्ड से ही बच्चे अपना एक इतना अच्छा डिसीजन ले पा रहे हैं। टीचर क्वालिफिकेशन को लेकर के जो कुछ मॉडिफिकेशंस हुए हैं उसमें जो बीएड है उसको 4 साल का कर दिया गया, यानी कि वर्ष 2030 तक अब शिक्षक बनने की जो न्यूनतम योग्यता है वो बीएड 4 ईयर प्रोग्राम की वो कर दी गई है। ये किस तरीके का स्टेप है? अभी तक जो बीएड प्रोग्राम के 2 साल के वो होते थे वो सफिशिएंट नहीं होते थे, क्योंकि आने वाले टाइम में हमें बच्चों को और अच्छे से ट्रेन करने की ज़रूरत है। आने वाले, जैसे आप जानते हैं ऑलरेडी कि कोडिंग ऑलरेडी क्लास 6 से स्टार्ट कर दी गई है, तो उसके लिए पहले टीचर को कोडिंग आना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दैट इज़ रिक्वायर्ड हर क्लास में। तो इसलिए टीचर को ICT में स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, टीचर को प्रोफेशनल डिलीवरी में बहुत स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है। तो पहले 2 साल का या 1 साल का कोर्स बीएड का जब रहता था तब टीचर को वो लेवल का ट्रेनिंग नहीं मिलता था, वो उस लेवल तक आ ही नहीं पाता था कि वो बच्चों को डिलीवर करे। 4 साल में टीचर को खुद वो सीखने के लिए समय मिलेगा और उसके साथ प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए भी मिलेगा। इसके साथ साथ टीचर्स को बेटरमेंट को लेकर के, क्योंकि देखिए एक प्रोफेशन है, आप इसको रोजगार के रूप में आप चुना है आपने आने वाले समय में, तो ये बहुत जरूरी होता है कि जो मानदेय है शिक्षकों का वो न्यायोचित है भी या नहीं। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि एज टीचर्स वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्यूचर ऑफ दिस नेशन। तो हर बच्चा जो सीखता है वो एक टीचर से सीखता है, और टीचर जो है वो फैसिलिटेट करती है। आई मीन वी एक्ट एज अ गाइड, वी एक्ट एज अ मेंटर टू देम। तो वी लाइक यू टॉक्ड अबाउट द 4 ईयर बीएड प्रोग्राम, तो वो एक अच्छा इनिशिएटिव है इन ऑर्डर फॉर अस, यानी टीचर्स को भी होलिस्टिक होली डेवलप होने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट। आई मीन अगर हम इफेक्टिव साइकोमोटर और कॉग्निटिव डोमेन ऑफ स्टूडेंट्स पे फोकस कर रहे हैं, अगर हम उस डेवलपमेंट की बात करें तो एक टीचर को भी एक ऑलराउंडर होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड डिजिटली देखा जाए तो डिजिटली ऑल्सो वी शुड बी ट्रेन्ड, सो दिस 4 ईयर पॉलिसी इज़ रियली गुड। ठीक है, मेरा सवाल पे बैंड को लेकर, सैलरी को लेकर के है, आप अपनी बात रखना चाहें उस पर? टीचिंग जो प्रोफेशन है उसमें अभी जो NEP के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बोला है कि टीचिंग प्रोफेशन में जो प्रमोशंस होंगे या जो आगे आपकी अपलिफ्टमेंट होगी वो सिर्फ और सिर्फ आपके एज एन टीचर्स का भी असेसमेंट होगा, उनका भी ऑडिट होगा, और अगर ऑडिट होगा तो वो टीचर्स को भी मोटिवेटेड और डेडिकेटेड रखेगा कि वो अपने लेसन्स जो हैं वो इफेक्टिवली डिलीवर करे। ठीक है, पहले होता था सीनियरिटी के बेसिस पे प्रमोशन या एक्सपीरियंस के बेसिस पे प्रमोशन, लेकिन अब जो है वो टोटली ऑडिट बेस्ड और आपका जो असेसमेंट बेस्ड है वो होगा, क्योंकि अभी न्यू एजुकेशन ने जो टीचिंग लाइन में एजुकेशन में जो GDP है वो पहले अभी जो 4.5% है वो 6% करने वाले हैं आगे। बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है, क्योंकि GDP का 6% शिक्षा में निवेश की बात सरकार ने कही है। नई एजुकेशन जो नीति है, नई शिक्षा नीति के तहत वो, क्योंकि देखिए कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप उसका बेहतर विकास सही तरीके से कर पाएं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो आप कैसे देखेंगे बतौर शिक्षक छात्र? देखिए, हम भारत में संस्कारों में विश्वास रखते हैं। टीचर का मानदेय तो कोई दे नहीं सकता, वो जो गुरु का जो ऋण है वो तो देना बहुत मुश्किल है, लेकिन तब भी इन द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट एज पर जैसा मेरे कोलीग्स ने भी कहा, एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग आप इतना रिसोर्स हम पे इन्वेस्ट करते हैं तो इट शुड बी एट पार विद द लीगल एंड द मेडिकल फील्ड, जिसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति से दूर रखा गया। मुझे लगता है टीचर्स को भी, बिकॉज दे आर इंक्रीजिंग द GDP टू 6%, उनके बराबर ही समतुल्य होना चाहिए लॉ और मेडिकल के। अगर हम लोग देखें तो बिगनिंग में जब हमारा डॉक्यूमेंट चालू हो रहा है तो वहाँ से ही वो मैम ने जो पॉइंट पुट फोर्थ करा उसके बारे में बात हो रही है कि टीचर्स की
सिचुएशन को अपलिफ्ट करना है। अपलिफ्ट में दे आर टॉकिंग अबाउट ट्रुथ, विजडम, नॉलेज, और ये सब चीज़ें तब आती हैं जब हमारी ये पॉलिसी में भी है कि इंक्लूसिव सेटअप लाया जाएगा। इंक्लूसिव सेटअप रूरल एरियाज़ में, बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, हर तरीके से। लेकिन मेरा सिर्फ एक सुझाव है कि ये जो इंक्लूसिविटी की हम बात करते हैं, किसी ने बोला था अप्रेजल बेसिस पे होगा, ये ऑडिट बेसिस पे होगा, लेकिन जब भी जितनी भी हम इंक्लूसिविटी की बात करते हैं, कहीं ना कहीं एक बहुत महीन सी लाइन रह जाती है प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर के बीच में। तो कहीं ना कहीं वो लाइन हटाने की जरूरत है। नई शिक्षा नीति में एक अच्छी बात ये भी है कि इसमें अब जो कि शिक्षकों की जो ड्यूटी है वो सरकारी कार्यक्रमों में जो लगा दी जाती थी, चुनावों में जो लगा दी जाती थी, उससे उनको मुक्त करके पूरी तरीके से वो शिक्षा पर ही केंद्रित हो, ऐसी व्यवस्था की गई है। तो जो छोटे छोटे इस तरीके के फैसले हैं, ये जो प्रयास हैं, ये कैसे देखते हैं शिक्षा को बेहतर बनाने की दिशा में? कोई भी जवाब देना चाहे। सर, जैसे कि आपने कहा टीचर्स की ड्यूटी इलेक्शन में लग जाती थी। सर, उससे क्या होता था कि जो उनका पीरियड होता था, सपोज कीजिए साइंस का पीरियड है तो उस टाइम वहाँ सब्स्टिट्यूशन पीरियड लगा दिया जाता था, या फिर काफ़ी दिनों के लिए टीचर्स लीव पे चली जाती थी। उससे क्या होता था, जो बच्चों की पढ़ाई में जो गैप आता था ना, वो फ्लो टूट जाता था। तो सर वो दोबारा मेंटेन नहीं कर पाते थे, वो काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। जैसे कई बच्चे पढ़ाई में अच्छे थे या कुछ नहीं कर पाते थे, तो सर उन्हें परेशानी होती थी। जैसे टीचर्स को अलग काम के लिए भेजा जाता था, जैसे इलेक्शन या अलग कोई स्कूल में काम हो रहा है तो वहाँ पे उन्हें निगरानी के लिए रखा जाता था। तो सर इससे नुकसान हो रहा था। इन सब के साथ साथ अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि नई शिक्षा नीति हमारे सामने है, लेकिन अगर इसका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, इसका धरातल पर सफल क्रियान्वयन नहीं होगा, तब तक हम किसी तरीके की कोई बेहतरी की उम्मीद शिक्षा तंत्र से नहीं कर सकते। मैं चाहूंगा क्या कुछ सुझाव आप दे सकते हैं? खासतौर से चुनौतियां, समस्या है सामने, लेकिन क्या होना चाहिए इनका सामना करने के लिए? एनईपी 2020 में एक बिंदु है जिसमें है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हम 100% पे लेके जाएंगे। तो इसके लिए ये है कि बच्चे को अब स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, बट वो घर पे ही या उसके आसपास कोई केंद्र है वहाँ पे एनसीसी कैडेट्स आके पढ़ाएंगे या एनजीओ के कार्यकर्ता आके पढ़ाएंगे। तो अब हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आके उन्हें पढ़ा रहे हैं वो इतने सक्षम हो, उन्हें इतनी नॉलेज हो कि वो लर्निंग आउटकम्स पे उनको बिल्कुल अच्छे से इस्टेब्लिश कर पाए, ताकि आगे जाकर जब बच्चा किसी प्राइवेट स्कूल जो एक्चुअली इन स्कूल बच्चा है उससे कंपैरिजन हो तो उसे उसमें कोई कमी ना हो, दोनों एक ही स्तर पर रहें। स्टूडेंट्स का असेसमेंट, टीचर्स का असेसमेंट, ये दोनों बातें न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ में कही गई हैं और इसको लेकर के बेहतर तरीके से एक तंत्र बनाने की, जो कि पूरा स्ट्रक्चरल जो होगा वो पूरी मॉनिटरिंग होगी उसकी, ये कितना ज़रूरी था और इससे क्या कुछ फ़ायदा हो सकता है? मैं इस पे ये सुझाव भी देना चाहूँगी कि भले ही आजकल के बच्चे कितने ही टेक्नो सैवी क्यों ना हो, बट उनको एजुकेशन से रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल आईसीटी टूल्स ही ले लेते हैं, उनको उसकी नॉलेज अभी भी नहीं है। तो मेरा ये सुझाव रहेगा कि अगर टीचर क्लास में पढ़ाने के साथ साथ ये ही बताती रहेगी कि इनको टूल्स को ऐसे यूज़ करना है, तो उसमें जो है बहुत समय भी व्यर्थ जा सकता है, सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा। करिकुलम में एक सब्जेक्ट आपको इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईसीटी टूल्स से रिलेटेड भी देना चाहिए, जिसमें बच्चे अपने बाकी के सब्जेक्ट्स के साथ साथ ये भी सीखें कि एजुकेशन में जो टूल्स यूज़ करे जाते हैं आखिर में वो यूज़ करे कैसे जाते हैं। एक आखिरी सवाल मेरा, वैश्विक स्तर पर हम ये बहुत चर्चा का विषय था कि शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में भी भारत के किसी विश्वविद्यालय का नाम नहीं आता है, तो वैश्विक स्तर पर, वैश्विक मानक के स्तर पर भारत की शिक्षा व्यवस्था को ले जाने को लेकर के क्या कुछ प्रयास किए जा सकते हैं? अब ग्लोबल स्तर पर ले जाने के लिए हम मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को अपना सकते हैं, जो कि एनईपी में बखूबी दिया गया है। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से हमारा फ़ायदा होगा क्योंकि जो ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें वो ऑलरेडी फॉलो हो रहा है और हमारे यहाँ पे कंटेंट नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और मल्टी डिसिप्लिनरी अगर हम बच्चों को देंगे, उनको फ्रीडम देंगे अपने सब्जेक्ट चूज़ करने की, तो वो बेहतर परफॉर्म करेंगे और बेहतर परफॉर्म करेंगे तो स्तर बढ़ेगा ही। बिल्कुल ठीक है। और इसी के साथ में हम समाप्त करेंगे, लेकिन एक सवाल जिसके बगैर ये चर्चा अधूरी रहेगी, जो चैलेंजेस हैं हमारे सामने, समस्या की बातें सभी करते हैं, समाधान क्या हो सकता है, क्या कहेंगे? एज वी नो, एजुकेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं बुक्स,
एंड देयर इज दिस पॉलिसी विच इज देयर इन NEP, दैट इज नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी। ठीक है। अगर हम अपने देश के हर ज़िले में जहाँ पे अभी इंटरनेट नहीं है वहाँ पे अगर हम बुक्स पहुँचाएं, लाइब्रेरीज बनवाएं, इनफैक्ट MHRD ने डिजिटल लाइब्रेरीज भी बनवा रखी हैं, पर अगर इंटरनेट नहीं है तो बच्चे उन लाइब्रेरीज को यूज़ नहीं कर सकते, उन बुक्स को नहीं पढ़ सकते। तो ये एक सबसे बड़ी चुनौती भी रहेगी और मैं कहूँगी एक सबसे बड़ा तरीका है कि हम हर जगह इंटरनेट अवेलेबल कर पाए। कहते हैं कागज़ पे लिखी हुई चीज़ हर ठीक लगती है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि हम अलग से एक पीरियड बनाकर या अलग से टाइम ना निकाले चीज़ों को लेके, बल्कि जो हम क्लास पढ़ा रहे हैं, जो हम उन्हें शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, हम उसी के अंतर्गत उसी में टेक्नोलॉजी भी लाएं, उसी में हम स्पोर्ट्स भी इंक्लूड करें। तो उसी में हम पढ़ाने के साथ, शिक्षा के साथ पढ़ाने के साथ साथ ही हम एक अपने विद्यार्थियों का पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट करें, ना कि कोई चीज़ अलग से लाने के साथ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में साइंटिफिक टेम्परामेंट की भी बात कही गई है। ये कैसे बेहतर साबित होगा शिक्षा व्यवस्था को और ज़्यादा आसान बनाने के लिए? न्यू एजुकेशन पॉलिसी में साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात की गई है। इस साइंटिफिक टेम्परामेंट की बेसिस पे हम क्वालिटी बढ़ा सकते हैं अपने बच्चों की। उसमें स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कर सकते हैं बेटर, स्किल डेवलपमेंट होगा एंड वो एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ें समझ ज़्यादा पाएंगे। सर जैसे हमारे कुछ बच्चे होते हैं जो किसी कारणवश अपना पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं जी, तो उनको ये प्रोविज़न दिया गया है कि यदि वो फर्स्ट ईयर में छोड़े या सेकंड ईयर में छोड़े ग्रेजुएशन के या पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो उनको पूरी डिग्री तो नहीं मिलेगी, लेकिन एक डिप्लोमा नहीं तो एडवांस डिप्लोमा उनको मिला जाएगा। जैसे फर्स्ट ईयर में छोड़ा तो डिप्लोमा, सेकंड ईयर में छोड़ा तो एडवांस डिप्लोमा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है जो अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाते हैं और वो वहीं से कंटिन्यू कहीं और से भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो नई शिक्षा नीति देखिए 34 साल के इंतजार के बाद देश को मिली है। सवाल तो ये भी पूछा जाना चाहिए कि आखिर 34 साल का इंतजार क्यों? लेकिन अब चूंकि हमारे सामने है तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम सभी मिलकर जिम्मेदारी के साथ देश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाएं। इसमें जिम्मेदारी होगी शिक्षा मंत्रालय की, जिम्मेदारी होगी प्रशासनिक व्यवस्था की, जिम्मेदारी होगी जनप्रतिनिधियों की, जिम्मेदारी होगी सामाजिक सरोकारों की, लेकिन उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी है वो होगी शिक्षकों की। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश के शिक्षक अपनी जिम्मेदारी को, अपने दायित्व को सही तरीके से निभाएंगे और जो हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था है उसका सही और बेहतर क्रियान्वयन नई शिक्षा नीति के माध्यम से किया जा सकेगा और नए भारत की तस्वीर हम सभी देखेंगे। न्यू इंडिया डिबेट को यही विराम देते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।